नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जो कि ये बहुत करीब है, आपके पास केवल 20-25 यानी आप कह सकते हो कि 20 दिन का टोटल टाइम है। तो अति संभावित प्रश्न आपके लिए लेकर हम आए हैं, जिसमें पूरा एक बार आपको कंटेंट दिखा देते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय इतिहास में आप देख ही रहे हो कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, फिर राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल। तो प्रश्नोत्तरी इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न भी होंगे, ऑप्शन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा और एक्सप्लेन भी इसमें रहेगा। सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत आप देखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा प्रश्नों की श्रृंखला। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा बारीकी से पकड़ें। क्या बोला? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़, यहाँ से आपके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। और थोड़ा इसका डिटेल अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको लिखा गया है, थोड़ा यहाँ की पॉइंट इसका पकड़िए कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं, लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर अगर देखा जाए तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के ज़िले में स्थित लहुरा देव है। तो ये एक छोटा सा जो की पॉइंट है, देखिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता, जो की पॉइंट है ये मतलब प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसके भी आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग, जैसा कि आप उत्तर देख रहे हैं, ताम्र पाषाण युग। अब ये ताम्र पाषाण युग क्या था, ये भी आपके सामने है कि ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, यानी अगर तांबे के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण जिन संस्कृतियों में मिला उन्हें ताम्र और पाषाण, ताम्र का मतलब ही होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आपसे यही पूछा भी है कि ताम्र, वैसे इसने एक प्रकार से इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया है और कोई खास नहीं है ये। जैसे भी पूरा पाषाण काल होता तो इंग्लिश में यही चीज़ आपका पैलियोलिथिक हो जाता, मध्य पाषाण काल है तो आपका मीजोलिथिक हो जाता। तो कुछ खास नहीं है, बस केवल इंग्लिश के कुछ वर्ड होते हैं जिनको इन्होंने कोरिलेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो आप देख रहे हो लाल रंग का उपयोग होता है। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस चीज़ का प्रयोग होता है? लाल रंग का। अमूमन मिट्टी के जब पकाते भी हो तो वैसे भी उसका रंग क्या होता है? लाल रंग ही हो जाता है। चलिए अति संभावित प्रश्न की तरफ ऊपर चलते हैं। ये रहा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो वो भी आपको दिख रहा है कि आद्य ऐतिहासिक काल। आखिर ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, इसका एक्सप्लेन समझो। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया। लेखन कला के ज्ञान से पहले यानी आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है साफ शब्दों में कि ऐसा इतिहास जिस समय उसका लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। यही बात ये कह रहे हैं कि लेखन कला के, ये देखिए की पॉइंट कहाँ पे है, लेखन कला के ज्ञान के पहले का जो काल था वो प्रागैतिहासिक था और भारतीय इतिहास में इसे ये चीज़ कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 5वां प्रश्न आप लोग देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको दिख रहा है पकी ईंट से बनी इमारत ये। और इसकी जो एक्सप्लेन्स है थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल अगर हम देखें तो क्या है वो देखिएगा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नगर नियोजन का मतलब नगरों का सौंदर्यीकरण। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नगार प्रमुख है। इनकी सतह जो है पक्की ईंटों की है। एक चीज़ आपको और बता दें दोस्तों, भारत क्या कहें, विश्व का मैं कहूँ जो विश्व का पहला शहर था
वो पहला शहर अगर मैं आपको बताऊं तो वो था मोहनजोदड़ो। कहाँ यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, विश्व का पहले शहर की जो खोज हुई वो मोहनजोदड़ो थी, जो कि आजकल ये जो शहर है ये पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं, ये रहा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? आपको दिख रहा है लोथल। लोथल जो कि ये भारत में ही है, गुजरात में है, और इसका एक्सप्लेन समझ लो क्या कुछ है। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ये देखिए, आपको 7वां प्रश्न देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और किताबों का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कोई किताब लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। किताबों का निचोड़, उसका उत्तर और एक्सप्लेन सब कुछ मैं आपको कम से कम समय में इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आप सबको दिख रहा है कि लोथल। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि जो लोथल आपका है ये कहाँ पे है? गुजरात में आपका स्थित है। इसके बारे में एक्सप्लेन ऊपर दिया जा चुका है। 8वां देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हड़प्पा कालीन स्थल जो कि मैं कहता हूँ कि पहला शहर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ये उपलब्ध है। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ। आखिर ये धौलावीरा क्या है? इसको देखिए नीचे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली का मतलब वहाँ के जो घर की जो संस्कृतियाँ हैं, निर्माण हुआ है, उसी को ये टेराकोटा का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए का मतलब होता है जोते हुए खेतों के निशान किस शहर से मिला है? वो आपको दिख रहा है कालीबंगा। और कालीबंगा के बारे में थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन जरूर समझें, क्या कहा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट जो लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो एक आप देख रहे हो ना कि एक प्रश्न आता है तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको निचोड़ मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कौन सा था? 9वां, ठीक है। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, और 2 ऑप्शन ऊपर होंगे, M.S. वत्स या V.A. स्मिथ। तो दोस्तों V.A. स्मिथ इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेन समझिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1921 में हड़प्पा का सर्वेक्षण हुआ, और फिर 1926 से 27 और 1933 से 1934 में मधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मतलब उसकी उत्खनन हुआ, उसकी प्राप्ति हुई कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कुछ भी था, क्या खनन से क्या चीज़ें प्राप्त हुई। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। देख लीजिए कितने की पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो ठीक था, लेकिन यहाँ आया कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान, जैसे दिया गया नाम देखिए, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन और ए.एस. घोष और जे.पी. जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जबकि जो V.A. स्मिथ थे, जिसको कहा गया कि भाई ये नहीं है उनसे संबंधित, इनका क्या था? तो V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये फिर क्या थे? ये भारतविद यानी भारत के विद्वान, भारत को जानने वाले एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 11 को देखिए, ये संपूर्ण सीरीज आपको मिलती रहेगी और इतना बस आपको कर लेना है। बस ध्यान से वीडियो को पूरा वॉच करना, एक एक की पॉइंट को जो आपको ज़रूरी लगे उसका स्क्रीनशॉट बना लो या कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उसको तुरंत लिख लिया करें। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है
उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला, पेपर में आ गया मान लो। अब ये बोगज कोई का महत्व, अब आपको बोगज कोई ही नहीं पता तो उत्तर कैसे करोगे? तो इतना आपको पता है मोटे मोटे तौर पर कि बोगज कोई जो है ये एक ऐसा अभिलेख है जहाँ पर वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, और 14वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख भी यहाँ मिले हैं जिसमें राजाओं का उल्लेख आया है, जिसमें आर्य थे जो संधियों के साथियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। आपको पता है कि वैदिक काल में सबसे पहले आर्य ही आए थे और जो नदियों के किनारे आकर बसे थे, हालांकि बसते तो वहीं पर थे जहाँ पे पानी की उनके लिए उपलब्धि थी। बात समझ आ रहा है सबको? ठीक है। और यहाँ एक चीज़ जो की पॉइंट है वो आपको नोट कर लेना है, वो क्या है? वो यही है की पॉइंट की जो वैदिक आर्य थे वो इससे साबित हुआ कि वो आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे, यानी डायरेक्ट जो है भारत में नहीं आए, ईरान से होकर भारत में आए थे। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एक्सप्लेन। सब कुछ आपके सामने, बस केवल आपको समझते जाना है, सुनते जाना है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, तो दोस्तों ये लड़ा गया परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। आखिर ये नदी कौन सा था, इसके बारे में पूरा डिटेल देखो। 10 राज्य युद्ध मतलब, अब देखो नाम बदलेगा, ये 10 राजाओं का मतलब पूछ सकता है कि 10 राज्य युद्ध, जो कि परुशड़ी नदी, वर्तमान में ये रावी नदी का तट है, पहले ही इसका नाम क्या था? परुशड़ी था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम जानते रहिए, एक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। बड़ी बात है। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख लोग आनु, दुह, यदु, पुरु, तुवरसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। यहाँ पर की पॉइंट पकड़िए, की पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे टिक करने वाला हूँ। देखिए ये मेन पॉइंट है, आर्यों के प्रमुख जन कौन? मैं जरा इसके पेंसिल को बारीक कर दूँ। ये देखो, आनु, दुह, यदु, पुरु, तुवरसु। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से आर्यों के प्रमुख जन थे, तो ये अगर आप 5 नाम याद करके रखोगे तो ऑप्शन में कुछ भी घुमा फिरा कर पूछेगा तो भी आप उत्तर को सही कर ले जाओगे कि आनु, दुह, यदु, पुरु, तुवरसु ये आर्यों के प्रमुख जन थे। अगला, ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपको दिख रहा है कि 9वां मंडल। हमारा मकसद ये नहीं है दोस्तों कि आपको यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं लिया जा रहा। मैं फिर से बता दूँ कि इस वीडियो का मकसद एक ही है कि कम समय में एक संपूर्ण रणनीति के साथ आपकी तैयारी, अति संभावित प्रश्नों का जो एक समूह है आपके सामने रख दिया जाए। क्योंकि टेस्ट लेना होता तो आपको यहाँ पे आंसर ना दिखाया जाता या एक्सप्लेन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो केवल कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, यही इस वीडियो का मकसद है। तो ऋग्वेद का मंडल कौन सा, यानी 9वां मंडल जो है वो सोम को पूर्णतः समर्पित है। चलिए 14 क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी आपने देखा, घुमाकर पूछेगा तो 9वां मंडल सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। 15वां, गायत्री मंत्र किस, ये रटा रटाया उत्तर सबको पता होता है कि गायत्री मंत्र का जो मिलता है उल्लेख वो मिलता है ऋग्वेद से, और इसके रचनाकार थे विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के। और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में, इतना डीप निचोड़ आपको दिया जा रहा है, देख लो। हमने आपके सामने बेहतरीन किताबों का बेहतरीन निचोड़ आपको दे रहा हूं, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा आप लोग, जिससे एक भी प्रश्न आपका मिस ना हो। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। और बात की जाए यह मंत्र ऋग्वेद में कहाँ से लिया गया, तो 3 मंडल से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सबको पता है, योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आपको दिख रहा है कि वैशेषिक बिल्कुल सही जवाब है। यही भारतीय दर्शन था जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण है वो किससे हुआ था? सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे।
तो विशेष तौर पे मैं फिर कहूँगा कि बात को समझे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। 17वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो आप देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। ये कितनी बार पूछा गया ये आप सबको दिख रहा है। ये आपको 1997 प्री 42वां बीपीएससी का जब हुआ था पेपर 47वें, फिर 53वें से 55 55। तो खैर इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 599 में। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक। यहाँ पे दो चीज़ें, लिच्छवी और ये, चूँकि माता का जो ये आपको गणराज्य ये आपको पता होना चाहिए, ये और पिता ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के थे, पूछता है आपसे। और उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की जो किताबें हैं आप लोग जानते हो, एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 दर्शाते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि एससीईआरटी को भी ध्यान में रखा जाए तो 599 इसका करेक्ट उत्तर है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी अंकित कर रखा है। खैर इससे कोई मतलब नहीं, आगे चलते हैं। आइए, तो अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। 19वां प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी यानी कि जो जैन थे, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सबको पता है पावापुरी में हुआ था 527 में, और 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में इनके घर पर ही, जो राजगृह के समीप स्थित है पावापुरी में, इन्होंने अपने शरीर का देहावसान के मतलब शरीर को त्याग दिया। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो थे जामाली। जामाली जो थे महावीर स्वामी के ये शिष्य थे। खैर महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल आप लोग देखोगे तो वही फिर बता रहे हैं ये कि इनकी पत्नी का नाम, माता और पिता का आपने देख ही लिया। पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। यानी इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। क्या नाम था इनकी पुत्री का? प्रियदर्शना। और उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का शिष्य बना। यानी इनकी पुत्री जो प्रियदर्शनी थी, उनका विवाह जामल से हुआ और वही जामल इनका शिष्य हुआ। जामल ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की, और 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा गया निम्न प्रकार पे थे। इनके 11 और थे, क्या लिखा है उसमें? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। 3 भाई थे, आर्यभक्त और सुधर्मन मंडिक पुत्र और मौर्य पुत्र अकंपित अचल और मैत्रेय प्रभास। खैर निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है दोस्तों वो है 14 पूर्व, यानी 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व विषयों के जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ था, ये आप सब लोग जानते भी हो। तो चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण क्या है और कहाँ पे हुआ ये भी आपको पता चलेगा। इसमें कुशीनगर में हुआ दोस्तों, और पूरा आप देखिए क्या है ये। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे और यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना के बाद वे कुशीनगर में, जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, वहाँ पहुँचे और वहीं 4 फुट 83 में अपने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसी को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। समझ गए? तो पूरी बात को केवल आपको जब मैं कहूँ तो वीडियो को ढंग से, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में हम थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। आप क्वालिटी में वहाँ पे जाइए सेटिंग में
और आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं समझने के लिए, पर मकसद मेरा यही है कि किताबें चूँकि विविध प्रकार की किताबें हैं, तो जो सबसे श्रेष्ठ यानी कि जो सबसे प्रामाणिक, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं, उस किताब का पूरा निचोड़ मैं आप तक दे दूँ। 23वां क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों वो बौद्ध की है, और बौद्ध धर्म ग्रंथ में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी, उसी शिक्षा को संकलित करके इसको 3 भागों में बांटा गया, उसी को त्रिपिटक कहते हैं। तीनों के नाम भी हैं। विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचन, तथा तीसरा दोस्तों है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, या फिर 2 ऑप्शन भी और हैं, जैन धर्म या ईसाई धर्म। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मिलता है कहाँ पर? जैन धर्म में मिलता है। और जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन बताए गए। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 9th में कि सम्यक धारण करना, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया। जैन धर्म में त्रिरत्न किसको कहा गया? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन। तो आइए देखते हैं, दोनों में अंतर कर लेते हैं कि आखिर जैन धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में क्या था। पूरा इसके बारे में डिटेल देख लो। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वो मोक्ष के लिए कठोर साधना और कायाकलेश में विश्वास नहीं करते थे, जबकि इसके विपरीत महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शारीरिक त्याग को उसको आवश्यक मानते थे। अब यहाँ की पॉइंट क्या है? मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब दोस्तों होता है कि जन्म मरण से परे हो जाना, जिसे ना जन्म का कोई मतलब दुख हो या खुशी हो, ना मृत्यु का कोई वो हो। जन्म मरण मतलब भूत भविष्य सबको वो जान सके, उसे सब पता हो, क्षेत्रिकालदर्शी कहते हैं, उसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध का मानना था कि भाई कठोर साधना करना, ये सब शरीर का त्याग करना, ये अच्छी बात नहीं है, जबकि महावीर स्वामी इसके विपरीत थे। उन्होंने कठोर साधना को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? दोस्तों 5वीं पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग ने क्या कहा? ह्वेनसांग उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष को लगाया गया और वो भी नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने उठाने का अधिकार है। यहाँ की पॉइंट है, वीडियो को रोक कर समझ के करना। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्योंकि इतना विवाद है, आप देख रहे हो, तो खैर इसका उत्तर आप दोबारा देख लो। सटीक उत्तर अगर मान लो आ गया, क्योंकि जाहिर बात है कि संख्या ज़्यादा है बीपीएससी में, तो इनका औचित्य ये भी होगा कि शिक्षक भर्ती को अटकाया जाए, लटकाया जाए, पेपर के बाद कुछ ऐसे विवादित प्रश्न दिए जाएं जो कोर्ट में जाएं, तो ये सब होगा। तो उत्तर जानते रहो कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी है, तो 5वीं आप टिक मारिएगा। बाकी जब कोर्ट में या कहीं पर कुछ जाए तो आप सुरक्षित रहो कि आपको जनरल मार्किंग के अकॉर्डिंग नंबर मिल जाए। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? दोस्तों वो थे आजीविकों ने, जो उसी पर अपनी जीविका चला रहे थे। तो खैर आइए देखते हैं 28वां। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। अब इनके बारे में जानते हैं क्या था, कैसे था ये। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हुआ, विचार इनके थोड़ा सा बदले।
इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। यानी बेटा ये भाग्य में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा। लेकिन सत्य तो ये है कि चाहे आप आज देख लो चाहे कल देख लो, भाग्य का रोल होता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना ये ठीक नहीं होता। कर्म की साख को भी हिलाना पड़ता है, कर्म करना पड़ेगा तब जाकर बात बनेगी। खैर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, जो पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में जब मतभेद मनभेद हुआ तो वो उनका साथ छोड़ दिए और अपने ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यही था कि जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, इनके बारे में भी जानो। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। क्या की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और ये नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और बेहतरीन किताब और प्रश्नों का संकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसका पार्ट 2 हम आपको कल रिलीज करेंगे। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, आपको इसका पार्ट 2 कल भी मिलेगा। खैर, लेकिन वीडियो में भी और भी प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो थे उदयन, हर्यक वंशी शासक। एक और पॉइंट आपको मिला कि उदयन कौन थे? ये हर्यक वंश के शासक थे। और उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करनी थी। इन्होंने राजगृह से इस नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। कब कौन सा पेपर पूछा गया ये भी लिखा गया है, कब ये प्रश्न आया था, निचोड़ क्या है, अति संभावित है भी या नहीं है। हर प्रश्न, जो प्रश्न आपको दिख जाए 1-2 बार लिखा गया है उस पर कि भाई 2000 में, 1995 में, 2007 में, 2-3 बार अगर लिखा है तो समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 बार है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 बार है तो महत्वपूर्ण है। अगर एक भी बार कुछ नहीं लिखा इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जानना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप उसको याद में रखें या ना रखें। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो वो थे उदयन। ये हो चुका, बार बार इसी चीज़ को हम क्यों करें। तो 31 के बाद आइए ले चलते हैं 32 की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। अभी आपने देखा था शुरुआत में कि लिच्छवी वंश के राजा कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी मैंने पढ़ाया भी था। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। ठीक है, चलो आओ। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिव्रज यानी राजगृह। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी समझ लो। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इनकी मृत्यु 492 में हुई। इसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे आप दोबारा भी इस चीज़ को पढ़ सकें। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों हर्यक वंश था। तो एक्सप्लेन समझते चलो कि मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु, जो अपने पिता एवं हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की हत्या की। सोचिए इतना घटिया काम कि अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दी, बिंबिसार की, और उनकी हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसी के पुत्र उदयन ने की। सोचो कि अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसी का पुत्र उदयन ने की। तो वो तो है ही भाई। अगर खैर थोड़ा इंटरेस्टेड है पर आगे चलते हैं। सैंडो
कोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंडो क्रोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो दोस्तों आपको दिख रहा है विलियम जोन्स ने की थी। और विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिसने सैंडो क्रोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंडोक्रोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का महान वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं 35 के बाद 36वें क्वेश्चन को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, यानी जो अशोक का लेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवाप्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर मतलब बाद में ये तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों तथा दीपवंश तथा महावंश में उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में कर्नाटक यानी मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, सबको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सप्लेन देखो। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, ओनोसिक्रिस, अरिस्तोबुलस तथा मेगस्थनीज थे, जिनके विवरण यानी जिनकी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला, इंडिका का लेखक कौन था? सबको पता है, बार बार उसी की चर्चा क्यों करना, मेगस्थनीज, लेकिन इसका एक्सप्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल संख्या 6 समितियों द्वारा होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था और विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। खैर विकल्प 20 का सही है, वो तो सबको पता है। अगला देखो, सेलुकस। मेगस्थनीज का दूत कौन था? मेगस्थनीज दूत किसका था? मेगस्थनीज दूत था किसका? सेलुकस का था। एक्सप्लेन इसका अभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया था और ये एक यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? दोस्तों उनका नाम था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य ये शासक थे और बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हैं, पर जो हैं सो हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ में है। और जूनागढ़ के बारे में भी जानो। गुजरात के जूनागढ़ से, यानी जूनागढ़ कहाँ है गुजरात में? तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन यानी 113 से 150 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला का उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लोक भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है और यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दोस्तों उनका नाम था हुविस्क। हुविस्क जो थे ये जैन धर्म के प्रति इनका भारी झुकाव था। एक्सप्लेन समझो इसके बारे में क्या है। कलिंग का चेदिवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वो इसलिए भी लग रहा होगा कि हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं इधर उधर की बातों को लेकर, सिर्फ प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन,
कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से। तो आपको उत्तर दिख ही गया है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर किससे था? देखिए, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसका मैंने एक्सप्लेन आपको ऊपर के प्रश्न में किया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और इतिहासकार बिसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, दोस्तों वो थे स्कंदगुप्त। ये कैसे सम्राट थे जिन्होंने हूणों को पराजित किया? अभी हूण क्या थे, हूणों को जानो। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह हारे और यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया। तो कई बार होता है कि किसी चीज़ का प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव काफ़ी लंबा होता है। अगला, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तो दोस्तों, बिना जोती हुई जंगल भूमि को क्या कहा जाता है? 2016 में पूछा गया है ये। तो बिना जोती हुई जंगल भूमि को अपराहत कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 में। चीनी यात्री सुंग युन 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ये क्वेश्चन ज़्यादा बार आपको सुनने को मिला है, इसलिए आपको ये बात याद रहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और ह्वेनसांग किस तरह क्या क्या अध्ययन किया ये भी जानो। तो हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण सिंहों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है CU की। इम्पॉर्टेंट है ये तथ्य, इसे दिमाग में सेट कर लो। CU की, इसमें उसने वर्णन किया है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी, सबको रटा रटाया है ये। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह 1127 से 1159 के शासनकाल को पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो बहुत सारे फैक्ट और पॉइंट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इस बुक में, इस किताब में। इस वीडियो के थ्रू मैं इस बुक का आपको कंप्लीट निचोड़ आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं। और ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों वो है बिहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है ये। तो दोस्तों ये वीडियो 50 क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण इस वीडियो में आपको देखने को मिला। इसके आगे का प्रश्न यानी 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।